हेलो एवरीवन, दिस इज सुहेल अंजुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूटेशन के बारे में और ये देखेंगे कि म्यूटेशन जो है उसके पॉसिबल कॉजेस क्या है और साथ ही साथ जो म्यूटेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा और उन टाइप्स के रिलेटेड चंद एग्जांपल्स को भी यहाँ पे हम कोट करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बात शुरू करते हैं म्यूटेशन। लेकिन म्यूटेशन से पहले हम थोड़ा सा डीएनए के बारे में बात करेंगे कि डीएनए जो है वो यूकैरियोट्स के अंदर कितना ह्यूज मॉलिक्यूल है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल, सो यू कैन से कि डीएनए एक बहुत ह्यूज मॉलिक्यूल है और इसकी ह्यूजनेस का, इसके बड़ेपन का अंदाजा इसी से लगा लिया जाए कि अगर किसी एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल अस ह्यूमंस, अगर हम अपने सारे के सारे सेल्स के डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके उनको एक लाइन में या एक यू कैन से सीरीज में अरेंज करते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, तो जो टोटल लेंथ ऑफ दैट डीएनए मॉलिक्यूल है एक जानदार का, इट मे रीच अप टू 100 बिलियन माइल्स, इनफैक्ट 100 बिलियन किलोमीटर्स। आई एम सॉरी। अब ये जो 100 बिलियन किलोमीटर लेंथ है, ऑब्वियसली इट इज अ ह्यूज लेंथ और ये इतना ज्यादा लेंथ है कि आप जमीन से जुपिटर का फासला 60 टाइम्स ट्रैवल कर सकते हो। इट इज मोर देन 60 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड जुपिटर। सो अर्थ और जुपिटर के दरमियान अगर हम फासले की बात करते हैं तो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड जुपिटर इज अराउंड 588 मिलियन माइल्स एंड द मैक्सिमम इज अराउंड 808 मिलियन माइल्स। और जो एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट किया है वो इस डिस्टेंस का 60 टाइम्स है। ये डीएनए की लंबाई इतनी ज्यादा है कि अगर आप इस एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए से इस जमीन को रैप करना शुरू करते हो, इसको लपेटना शुरू करते हो, तो आप तकरीबन 25 लाख दफा इस जमीन को लपेट सकते हो सिर्फ एक जानदार के डीएनए के मॉलिक्यूल से। सो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि डीएनए किसी एक जानदार के अंदर कितनी बड़ी यू कैन से लेंथ के अंदर या कितने बड़े ह्यूज मॉलिक्यूल के तौर पे मौजूद होता है। अब ये तो पता चल गया कि डीएनए जो है वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल यू कैन से ओवरऑल बॉडी के अंदर जो मौजूद है। सो सवाल ये है कि इतने बड़े मॉलिक्यूल के अंदर क्या कुछ चेंजेस अकर कर सकती हैं? सो आंसर इज यस। सो जब भी इस डीएनए के मॉलिक्यूल में कहीं पे भी कोई अबनॉर्मल चेंज अकर करता है तो दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। सो म्यूटेशन जो है इट इज डिफाइंड एज चेंजेस दैट अकर इन डीएनए मॉलिक्यूल। नाउ पॉइंट इज दैट कि ये जो डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर चेंजेस हो रही हैं इसका पॉसिबल रीजन क्या है, किस वजह से है? तो दो पॉसिबल रीजन हमारे पास यहाँ पे मिलती हैं। So one is during the application and the second one is damages or changes that occur due to environmental factors, right? So first thing that is during the application, अब होता क्या है कि जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो देयर आर चांसेस कि मिस मैच हो जाए या डीएनए के जो बेस पेयर्स हैं वो गलती से एक गलत बेस पेयर जो है वो आके बाइंड कर जाए या अटैच कर जाए, तो उसके नतीजे में जो डीएनए का इंफॉर्मेशन है या जो सीक्वेंस है दैट अल्टर्स, वो चेंज हो जाता है, वो बदल जाता है एंड दैट लीड्स टू म्यूटेशन। एंड सिमिलरली if there are some environmental factors, for example radiations हैं, different chemicals हैं, toxins हैं, और you can say there are certain पैथोजेंस जो कि इस म्यूटेशन की वजह बन सकते हैं, तो उनके नतीजे में भी डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो चेंजेस का सामना करता है और यू कैन से कि ये म्यूटेशन को लीड करता है। देन अनदर पॉइंट दैट कम्स टू आवर माइंड कि बॉडी के अंदर सेल्स हैं वो दो तरह के हैं, एज यू हैव ऑलरेडी रेड। कौन कौन से हैं? जिनमें से एक वो सेल्स होते हैं जिनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं, जो नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं, एंड अदर आर दो सेल्स जिनके लिए जर्म लाइन सेल्स का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गैमीट्स को आगे फॉर्म करते हैं। सो दो तरह के सेल्स में अगर हम बात करते हैं, लेट्स से देयर इज सोमैटिक सेल एंड जर्म लाइन सेल्स, राइट? सो इनमें से कौन से ऐसे सेल्स हैं जिनमें म्यूटेशन अकर कर सकता है? तो जवाब है भाई दोनों में किया जा सकता है।
म्यूटेशन एक ऐसा अमल है जो सोमैटिक सेल्स में भी हो सकता है और म्यूटेशन जो है वो जर्म लाइन सेल में भी हो सकता है, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो दोनों म्यूटेशन या दोनों तरह के सेल्स की म्यूटेशन है वो डिफरेंट तरह से अपने नतीजे जो है वो मुरतब करता है। इफ यू टॉक अबाउट सोमैटिक सेल्स, तो सोमैटिक सेल के म्यूटेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक फर्द वाहिद यानी कि एक इंडिविजुअल तक महदूद रहते हैं, क्योंकि सोमैटिक सेल का इंफॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास नहीं किया जाता। लेकिन अगर म्यूटेशन जो है वो जर्मलाइन सेल्स के अंदर होता है तो उसके नतीजे में वो जो जनरेशन है वो सफर करती हैं, क्योंकि यही जर्मलाइन सेल्स जो है वो आगे गैमीट्स फॉर्म करते हैं और वही गैमीट्स के पास जो इंफॉर्मेशन है दैट इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो नेक्स्ट जनरेशन तक पास किया जाता है। अब दो चीजें हैं यहाँ पे जर्मलाइन सेल की म्यूटेशन के हवाले से, आर दे गुड और बैड। तो सवाल ये पैदा होता है कि जर्म लाइन की म्यूटेशन जो है वो बेहतर है, अच्छी है या वो बुरी है। तो हमारे पास दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मौजूद है। अगर तो म्यूटेशन ऐसा है, ऑब्वियसली म्यूटेशन इज अ बाय चांस प्रोसेस, अगर म्यूटेशन ऐसा है जिसके नतीजे में कोई प्रोटीन या वैल्यूएबल प्रोटीन जो है वो अपना काम करने के काबिल नहीं रहता है, तो ऑब्वियसली ये म्यूटेशन जो है वो जानदार के सर्वाइवल के लिए, इवन के एक पूरे जनरेशन के सर्वाइवल के लिए खतरे के तौर पे काम करता है। लेकिन बाय चांस अगर म्यूटेशन इस तरह से हो जाता है कि जो बनने वाला प्रोडक्ट है, जो प्रोटीन है, वो पहले से भी बेहतर हो जाए, लेट्स से बाय चांस, तो उसके नतीजे में ये वाला जो म्यूटेशन है वो यू कैन से वैल्यूएबल साबित हो सकता है। और हम एक और चीज इसमें ऐड कर सकते हैं कि जर्मलाइन सेल की म्यूटेशन ही बेसिकली एक रॉ मटेरियल के तौर पे काम करती है, और वो रॉ मटेरियल किस चीज का है, दैट इज फॉर नेचुरल सिलेक्शन। अब ये किस तरह से है कि अगर जर्मलाइन सेल के अंदर म्यूटेशन होता है और उसके नतीजे में वैरायटी ऑफ प्रोटीन डेवलप करता है, जिसके नतीजे में वैरायटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जानदारों के अंदर पैदा होते हैं, तो दैट लीड्स टू वेरिएशन। जानदार जो है वो वेरिएट करते हैं, उनकी वैरायटी डेवलप करती है और इससे नेचर को मौका मिलता है कि वो बेस्ट वन को चूज करे कि वो अगली नस्ल में अपने जेनेटिक मटेरियल को मुंतकिल कर सके। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में और इसमें हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन के हवाले से। और जब भी हम म्यूटेशन की टाइप करते हैं तो मेरे पास दो मेजर कैटेगरीज आती हैं, और वो कैटेगरीज कौन सी हैं? One is called chromosomal aberrations and second one is called point mutations. So let's talk about these two types of mutations. जिसमें सबसे पहले शुरू करते हैं chromosomal aberrations को। जैसा कि नाम से जाहिर है कि chromosomal aberrations का जो ताल्लुक है वो क्रोमोसोम्स के साथ है, और अगर aberration की बात की जाए तो उर्दू में जो इसका मीनिंग बनता है दैट इज गुमराही, दैट इज इनहराफ कर जाना या निशाना खता हो जाना या गलती लग जाना या दिमागी खलल आ जाना। यहाँ पे एब्रेशन का मतलब ये है गलती हो जाना। अब इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है दैट इज मेगा चेंजेस, और जैसा कि नाम से जाहिर है ये चेंजेस जो है उनको छोटी मोटी चेंजेस नहीं है बल्कि एक बड़े लेवल की चेंज है। अब बड़े लेवल की चेंज का मतलब ये है कि या तो एक मुकम्मल क्रोमोसोम नॉर्मल से कम हो जाएगा या नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा, या फिर एक क्रोमोसोम का जो मेजर पोर्शन है, एक बड़ा हिस्सा जो है, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज हमें मिलती हैं। अब वो एबनॉर्मलिटीज कौन सी हैं? जैसे पहले हमने बात की कि मेगा चेंजेस में अ कंप्लीट क्रोमोसोम या तो डिक्रीज कर गया या इंक्रीज कर गया, और इसका नतीजा क्या निकलेगा कि वो जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो नॉर्मल से या तो ज्यादा होंगे या कम होंगे। अब इसकी एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं, हमने प्रीवियस कुछ टॉपिक्स में डिस्कस किया था कुछ मेजर डिजीजेस के बारे में, और वो डिजीजेस कौन सी हैं? दे आर कॉल्ड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, देन कम्स टर्नर सिंड्रोम एंड सिमिलरली जैकब्स सिंड्रोम। इज इट राइट? सो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सिंड्रोम्स हैं, इनके पीछे बेसिकली जो बुनियादी मकसद या बुनियादी रीजन है दैट इज क्रोमोसोमल एब्रेशन। और अगर हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को देखते हैं तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर इज अ टाइप ऑफ यू कैन से ट्राइसोमी, एंड ट्राइसोमी में क्या होता है कि इसके पास एक से ज्यादा एक्स क्रोमोसोम मेल के अंदर मौजूद है। ये इस तरह भी हो सकता है या समटाइम इट इज जस्ट लाइक दिस। सो दिस इज एक्स्ट्रा वन क्रोमोसोम, और यहाँ पे ये दो एक्स क्रोमोसोम जो है वो जरूरत से ज्यादा मौजूद है। इसी तरह से डाउन सिंड्रोम जो है वो ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शनल डिजीज है, और इसमें जो 21st पेयर है
क्रोमोसोम का उसमें नॉन डिस्टिंक्शन होता है एंड इट इज अनदर टाइप ऑफ ट्राइसोमी। सिमिलरली टर्नर्स सिंड्रोम एक ऐसा बीमारी है जिसमें एक्स क्रोमोसोम जरूरत से कम है और ये फीमेल जो हमें दिखता है या दिखती है वो कुछ इस तरह से हमें नजर आता है, XO या X0 है जिसके पास एक एक्स क्रोमोसोम जरूरत से कम है। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है मोनोसोमी का। एंड सिमिलरली जैकब्स सिंड्रोम है और इसमें क्या होता है कि एक Y क्रोमोसोम जो है वो जरूरत से ज्यादा मौजूद है और ये भी ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पैक्ट्स जो है वो क्रिएट करता है एक इंडिविजुअल लाइफ में। इज इट राइट? और इन सिंड्रोम्स या इस तरह की जो दूसरी डिजीजेज हैं जिनका ताल्लुक जो है वो नॉन डिजंक्शन के साथ है, इनको एक वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप उनको देख सकते हैं। सो बात की जा रही थी मेगा चेंजेस की और मेगा चेंजेस में कंप्लीट क्रोमोसोम के बारे में हमने बोला कि या तो वो जरूरत से ज्यादा हो जाता है या वो जरूरत से कम हो जाता है। इसी तरह से समटाइम्स ऐसा होता है कि क्रोमोसोम का एक मेजर पोर्शन, एक मेजर सेगमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एब्रेशंस का शिकार होता है और वो टाइप्स या वो एब्रेशंस कौन कौन सी हैं उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल डिलीशन का काम हो सकता है, इसी तरह इंसर्शन का काम हो सकता है एंड समटाइम्स इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन भी हमें देखने को मिलता है। सो डिलीशन की अगर हम बात करते हैं, डिलीशन जैसे नाम से जाहिर है कि इसमें लेट्स से देयर इज अ क्रोमोसोमल सेगमेंट और होता क्या है कि इसमें से कोई एक सेगमेंट जो है फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक दिस, ये यहां से चला जाता है, ठीक है। इसी तरह इंसर्शन में इसके ऑपोजिट काम होगा और उसमें क्या है कि एक क्रोमोसोमल सेगमेंट है लेट्स से लाइक दिस और इसमें कोई एक्स्ट्रा सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो आके इनके दरमियान इंसर्ट कर जाता है, यानी कि हिस्सा बन जाता है। इसी तरह इन्वर्जन में क्या होता है कि क्रोमोसोम के सेगमेंट जो है वो अपने लोकेशन को चेंज करते हैं या वो ट्रांसलोकेशन हो जाता है कि वो सेगमेंट जो है वो उस जगह को छोड़ के किसी और पोजीशन पे चला जाता है या फिर उसका जो डायरेक्शन है वो इनवर्ट कर जाता है, यू कैन से उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इज इट राइट? देन उसके बाद आगे ये देखा जाता है कि ये जो क्रोमोसोमल एब्रेशंस हैं इनके नताइज क्या निकलते हैं, इनका हमें कॉन्सिक्वेंस क्या मिलता है। सो कॉन्सिक्वेंस ज्यादातर जो है वो सिंड्रोम्स की शक्ल में होता है एंड सिंड्रोम हम जानते हैं कि वो एक कॉम्बिनेशन कह लें या यू कैन से ग्रुप ऑफ डिजीजेज हैं जो एक ही वक्त में अपने अपने जो सिम्टम्स हैं उनको जाहिर कर रहे हैं, वो अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसको सिंड्रोम बोला जाता है। एंड व्हाई सिंड्रोम्स, रीजंस क्या है? रीजन ये है कि चूंकि यहाँ पे एक मुकम्मल क्रोमोसोम या उसका एक मेजर सेगमेंट जो है वो एब्रेशन का शिकार हुआ, तो उसके नतीजे में कोई एक जीन खराब नहीं हुआ, उसके नतीजे में कोई एक प्रोटीन एब्नॉर्मल नहीं हुआ, बल्कि a number of genes, a number of proteins जो है वो उसके असर में आते हैं जिसकी वजह से बहुत से डिजीजेज या बहुत से सिम्टम्स जो हैं वो एक ही वक्त में जाहिर होना शुरू होते हैं। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सेकंड टाइप ऑफ म्यूटेशन जिसको अभी हमने नाम दिया दैट इज पॉइंट म्यूटेशन। सो पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है? सो जैसा कि नाम से जाहिर है कि पॉइंट म्यूटेशंस ऐसी म्यूटेशंस हैं जो किसी एक छोटे से पॉइंट, एक छोटे से नुक्ते पे या थोड़ी सी जगह पे अकर करती हैं और इन म्यूटेशंस के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने क्रोमोसोमल एब्रेशंस को मेगा चेंजेस का नाम दिया तो इनको हम बोलते हैं माइक्रो चेंजेस। अब माइक्रो चेंजेस क्या है कि अगर तो चेंज या म्यूटेशन जो है वो डीएनए के ऊपर किसी एक बेस पेयर पे या चंद बेस पेयर्स पे अकर कर रहा है तो इस तरह के चेंज को हम पॉइंट म्यूटेशन का नाम देते हैं। अब पॉइंट म्यूटेशन में एक बात ये जरूर याद रखिएगा कि इसमें जो जीन्स की तादाद है या जो नंबर्स हैं वो ना तो ज्यादा हो रहे हैं ना कम हो रहे हैं। बेसिकली जो इनफैक्ट मैसेज है उस जीन के अंदर वो मैसेज है वो डिस्टॉर्ट कर रहा है, वो खराब कर रहा है। इज इट राइट? तो जीन एक मुकम्मल मैसेज है किसी खास प्रोटीन के फॉर्म करने के लिए और अगर उसमें एक या चंद बेस पेयर्स जो है वो ऑब्वियसली खराब होते हैं या वो म्यूटेट हो जाते हैं तो उसके नतीजे में जो कोड्स हैं स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स के लिए वो कोड यू कैन से डाइवर्ट कर जाते हैं जिसके नतीजे में प्रोटीन तो बनता है लेकिन उस प्रोटीन के अंदर चूंकि अमीनो एसिड के नंबर्स या उनका टाइप जो है वो नॉर्मल नहीं है तो वो प्रोटीन्स काम करने के काबिल नहीं रहती हैं। अब इन पॉइंट म्यूटेशंस के अंदर हम कुछ बड़ी वेल नोन एग्जांपल्स की बात करते हैं जिसमें एक एग्जांपल हमारे पास आता है सिकल सेल हीमोग्लोबिन का और इसी तरह से एक और एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दैट इज फिनाइलकीटोन्यूरिया। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर एग्जांपल।
So the first disease is sickle cell hemoglobin, and this is the first type of point mutation, first example of point mutation. अब इसमें होता क्या है, नाम से जाहिर है कि ये डिजीज जो है वो इफेक्ट करती है किसी पर्सन के हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को। एंड द रीजन क्या है, आपने प्रीवियस टॉपिक्स में या प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया होगा या पढ़ा होगा कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट करता है 4 चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अब इन 4 चेन्स के अंदर 2 चेन्स आर अल्फा चेन्स एंड 2 चेन्स आर बीटा चेन्स। Each alpha chain consists 141 amino acids, while each beta chain consists 146 amino acids. अब इस बीमारी में होता क्या है कि जो बीटा चेन है, हर बीटा चेन का एन टर्मिनल से जो 6 अमीनो एसिड है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज एन टर्मिनल, जहां पे अमीनो ग्रुप मौजूद है, अमीनो एसिड नंबर 1, अमीनो एसिड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। सो टारगेट क्या है, 6 अमीनो एसिड, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो बीटा चेन का जो 6 अमीनो एसिड यहाँ पे मौजूद होता है नॉर्मल पर्सन के अंदर, दैट इज व्हाट, दैट इज ग्लूटामिक एसिड। और ग्लूटामिक एसिड के लिए जो कोडॉन इसको कोड करता है अमीनो एसिड को, दैट इज GAG। अब होता क्या है कि डीएनए के ऊपर एक यू कैन से आप म्यूटेशन कह लें या सब्स्टिट्यूशन कह लें, और वो सब्स्टिट्यूशन क्या है, A to T सब्स्टिट्यूशन। और जब A to T सब्स्टिट्यूशन इस A के लिए एडेनिन या एडिनोसिन के लिए यहाँ पे होता है, तो इस A की जगह पे बेसिकली कौन यहाँ पे फॉल करता है, T, और ये कोडॉन चेंज हो जाता है और वो कोडॉन बन जाता है GTG। अब इस एक अमीनो एसिड के चेंज की वजह से ये मुकम्मल कोड चेंज हुआ, और इस कोड को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो दैट कोड्स फॉर अनदर अमीनो एसिड एंड दैट इज व्हाट, दैट इज वालिन। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 अमीनो एसिड नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड लगना चाहिए था, अब वो ग्लूटामिक एसिड ऑब्वियसली यहाँ पे मौजूद नहीं होगा, बल्कि इसकी जगह पे एक एब्नॉर्मल अमीनो एसिड यहाँ पे अटैच हो गया, और वो अमीनो एसिड कौन सा है जनाब अली, दैट इज वालिन। और इस एक सिंगल अमीनो एसिड के सब्स्टिट्यूशन की वजह से वो जो पूरे का पूरा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, ना तो वो स्ट्रक्चरली नॉर्मल रहता है, और ऑब्वियसली अगर प्रोटीन कोई भी स्ट्रक्चर में नॉर्मल नहीं है, शक्ल में नॉर्मल नहीं है, तो वो कभी भी अपना काम करने के काबिल नहीं रहता है। अब इसमें होता क्या है कि नॉर्मल जो आरबीसीज हैं, जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं, वो हमें पता है वो स्फेरिकल फॉर्म में, बायकनकेव फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे ही हीमोग्लोबिन जो है वो डिस्टॉर्ट करता है, तो हमारे जो आरबीसीज का शक्ल है, इट इज समथिंग लाइक दिस, जिसको हम सिकल शेप भी कहते हैं, जिसको क्रिसेंट शेप भी बोला जाता है। अब ये हीमोग्लोबिन जो बेसिकली नाउ दे आर सिकल सेल हीमोग्लोबिन, जिनको एब्रिविएट किया जाता है HbS से। ये हीमोग्लोबिन जो है वो ना तो ऑक्सीजन को उस तरह से कैरी करने की सलाहियत रखते हैं, और दूसरे नंबर पे एक चूंकि आरबीसीज का शक्ल जो है वो चेंज हो गया, तो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको छोटी कैपिलरीज में से गुजरने में भी दुश्वारी होती है, और एक छोटा सा चेंज, एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन, एक छोटा सा पॉइंट म्यूटेशन वो एक पर्सन की डेथ को लीड कर सकता है। सो दैट वाज द फर्स्ट एग्जांपल। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करते हैं पॉइंट म्यूटेशन का, और उसमें अभी हमने ऑरली बात की थी, दैट इज अनदर डिजीज जिसका नाम है फिनाइलकीटोन्यूरिया। सो हियर कम्स फिनाइलकीटोन्यूरिया। अब नाम को अगर देखें तो इसमें कुछ नाम हमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला हिस्सा फिनाइल कीटोन को रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस किया जाएगा। सो इज फिनाइल कीटोन, एंड सिमिलरली आखिरी हिस्से में मुझे यूरिया वर्ड नजर आ रहा है, और ये रिप्रेजेंट करता है यूरिन को। इज इट राइट? सो थोड़ा पहले हिस्ट्री की बात कर ली जाए। एक जेनेटिसिस्ट थे एंड ही वाज लायनल पेनरोज। लायनल पेनरोज साहब ने सबसे पहले ये टर्म जो है वो कॉइन किया, इस वर्ड को सबसे पहले इस्तेमाल किया, और उसका रीजन क्या था कि जो पेशेंट्स थे उनके यूरिन के अंदर एक खास किस्म के कंपाउंड की ज्यादा मिकदार मिल रही थी, और वो कंपाउंड बेसिकली कौन था, फिनाइल कीटोन्स, या उसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है दैट इज फिनाइल पायरुविक एसिड।
अब क्वेश्चन ये है कि उस पेशेंट के यूरिन के अंदर फिनाइल कीटोन्स या फिनाइल पारुविक एसिड ज्यादा मिकदार में क्यों है। अब पुराने दौर में तो यही समझा जाता था कि ये एक यू कैन से नेचर की तरफ से या गॉड की तरफ से एक अनफॉर्चुनेट डिजीज है और इस अनफॉर्चुनेट डिजीज का कोई इलाज उनके ज़हन में मौजूद नहीं था। लेकिन जब इसके ऊपर रिसर्च की गई तो पता चला कि इस बीमारी के पीछे भी एक छोटा सा पॉइंट म्यूटेशन है और वो पॉइंट म्यूटेशन जो है वो उस जीन को इफेक्ट करता है जो कि खास किस्म के एंजाइम को प्रोड्यूस करता है और वो एंजाइम क्या है, दैट इज फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। अब इस एंजाइम का जो इंफॉर्मेशन है वो लाए करता है क्रोमोसोम नंबर 12, ऑटोसोमल क्रोमोसोम नंबर 12 के ऊपर और इसमें सैकड़ों तरह की पॉइंट म्यूटेशंस हैं, इनके छोटी छोटी म्यूटेशंस हैं जो लीड कर सकती हैं एब्नॉर्मलिटी को और अगर वो पॉइंट म्यूटेशंस अकर करती हैं तो ऑब्वियसली दैट फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो है वो अपना काम करने के काबिल नहीं रहता है। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? कॉन्सिक्वेंस सिंपल सा ये है, जैसे नाम से जाहिर है कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो फिनाइल एलानिन को हाइड्रोक्सिलेज करता है, ठीक है। अब फिनाइल एलानिन ऑब्वियसली एलानिन इज अमीनो एसिड और उसके साथ फिनाइल ग्रुप मौजूद है और इस एंजाइम का काम ये होता है कि वो जो टर्मिनल एरोमेटिक उसका रिंग होता है ये उसको रिमूव करता है और उसको रिमूव करने के बाद कन्वर्ट कर देता है ट्रायोसीन। अब नॉर्मल पर्सन के अंदर जो फिनाइल एलानिन है इट इज मेटाबोलाइज्ड इनटू ट्रायोसीन। किसकी वजह से? इस एक एंजाइम की वजह से, PAH की वजह से। लेकिन अगर कोई इंसान जो है जिसके पास जीन PAH के लिए म्यूटेंट है तो ऑब्वियसली वो इस एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इसका ब्रेकडाउन ना होने की वजह से बॉडी के अंदर, बॉडी फ्लूइड के अंदर, ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है और इसका नतीजा क्या निकलता है? खासतौर पे इन द टाइम ऑफ इन्फेंसी, जब प्रेगनेंसी के दौरान या गेस्टेशन पीरियड के दौरान एक यंग वन जो है उसके अंदर प्रॉपर्ली ये एंजाइम काम नहीं करता है और ये फिनाइल एलानिन या यू कैन से फिनाइल कीटोन जो है वो उसके बॉडी के अंदर ज्यादा होते हैं तो ये उसको मेंटली रिटार्ड करने का काम करते हैं, उसका नर्वस सिस्टम जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर पाता है एंड दैट ऑब्वियसली कैन लीड टू डेथ। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। हमने इस वीडियो में कुछ डिटेल में बातें की म्यूटेशन के हवाले से, हमने उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, उनके पॉसिबल रीजंस के बारे में बात की, फिर हमने कुछ जो उसके एग्जांपल्स थे उनके बारे में डिस्कस किया कि कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं वो क्रोमोसोमल एब्रेशन के अंदर आती हैं और कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो पॉइंट म्यूटेशन में आती हैं। हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।